वो 60 का दशक जब मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, किसी तरह आपस में चंदा पानी ले देकर दशहरा के समय दरभंगा और अयोध्या से आने वाली रामलीला मंडली पर ही एकमात्र मनोरंजन का आसरा होता था। इतने अभावों के बावजूद कहीं से गांव के खिलावन बाबा को पता चलता कि इस महीने गांव में होने वाली यज्ञ में वृंदावन से रासलीला मंडली आ रही है, तो फिर उनके चेहरे की खुशी का कोई आदि अंत नहीं होता था। बच्चे की तरह खिलखिला के हंस पड़ते थे, कूद जाते थे। इधर राजा राम पांडे और पतिराम मिसिर को शादी ब्याह के मौसम में आने वाली नाच और मेले ठेले में होने वाली नौटंकी का इतनी बेसब्री से इंतजार रहता था मानो किसी नायक को नायिका का। उधर गांव के कुछ उत्साही सनुआ मनुआ भी दशहरा, दीपावली और ड्रामा वगैरह करके अपनी दिली इच्छा से शौक के साथ साथ अभिनय और कला प्रदर्शन कर लेते थे। हाँ, गांव जवार में बिजली अभी ठीक से आई नहीं थी, तो वहीं दूरदर्शन के दर्शन की कल्पना मात्र बेईमानी थी। मात्र सपनों की तरह अनुमानित चलचित्र संजोकर इच्छाएं अभ्यास पाल रही थी। फिर भी किसी गांव में 1.5 मीटर लंबी रेडियो आ जाए तो आसपास के गांव वाले साइकिल से सुनने के लिए दूसरे गांव पहुंच जाते थे। तब भोजपुरी के पहले सुपरस्टार भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बलिया से लेकर बंगाल और आसाम से लेकर आसनसोल तक उनका सिक्का चलता था। उस दौर में भिखारी जहां भी जिस मौके पर पहुंच जाते वहां खुद ब खुद मेला लग जाता था। उनके इंतजार में लोग उंगलियों पर दिन गिनना शुरू करते थे। उनका नाटक गबर घिचोर हो या गंगा स्नान, विदेशिया हो या बेटी बेचवा, लोग हंसते हंसते कब रोने लगते किसी को कुछ पता नहीं चलता था। करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी कर अपने परैले पुरुबुआ बलमुआ, इस गीत की लाइनों में बूढ़े अपनी जवानी को याद करते थे। इस गीत की मर्मस्पर्शी लाइनों में वो पुराने दिन याद थे, क्योंकि इन नाटकों के गीत महज गीत नहीं थे बल्कि गुजरी हुई आप बीती थी। इन नाटकों के संवाद नहीं थे बल्कि एक दूसरे की दर्द बयानी थी। वो मनोरंजन भी केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि वो मनोरंजन का सबसे उदार स्वरूप था, जहां भक्ति, प्रेम और वात्सल्य के साथ साथ हाथ से व्यंग का उच्च स्तरीय स्तर मौजूद था। जहां स्त्री विमर्श की गहन पड़ताल थी तो सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर एक साथ चोट की जा रही थी। कुल मिलाकर तब भिखारी सिर्फ एक कलाकार न होकर एक समाज सुधारक की भूमिका में आ गए थे। वही दौर था भिखारी के समकालीन छपरा के महेंद्र मिसिर का। दोनों में खूब दोस्ती भी थी। बच्चा जानता था कि भिखारी खाली समय में अगर कुतुबपुर में नहीं है तो पक्का मिसरौलिया में होंगे। अपने समय के दो महान कलाकारों की इस गाढ़ी मित्रता की कल्पना मेरे जैसे कई संगीत, फिल्म और भाषा प्रेमी के चित्त को आनंदित करती है। अंगूरी के डसले बिया नगीनिया रे ए ननदी सैया के बोलदा, भला कौन पूर्विया होगा जिसे यह याद नहीं होगा। लेकिन साहब, भिखारी महेंद्र मिसिर के बाद एक झटके में जमाना बदला। तब सिनेमा जवान हो रहा था। भोजपुरी की तमाम फिल्में भी बनने लगी थी। गाजीपुर के नाजिर हुसैन और गोपालगंज के चित्रगुप्त में ऐसा जादू उतरा कि आज भी वो फिल्में, वो संगीत मील का पत्थर हैं। लेकिन हम आज इस दास्तां में मुंबई और सिनेमा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तब गांव में धड़ल्ले से नाच पार्टी खुल रही थी। हर जिले में ढोलक के साथ 20 जोड़ी झाल लेकर गवनई पार्टी वाले ब्यास जी लोग आ गए थे। ये ब्यास जी लोग मोटकी गायकी के ब्यास कहे जाते थे। ये ब्यास लोग रात भर रामायण महाभारत की कथा को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़कर सुनाते। सवाल जवाब का लंबा लंबा प्रसंग चलता, जिसे शिष्टाचार कहा जाता था। बिहार के गायत्री ठाकुर जब हवा में झाल लहरा के गाते, चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, तो श्रोताओं के हाथ अपने आप जुड़ जाते, क्योंकि इस गीत में बलमुआ का मतलब उनके पतिदेव से नहीं बल्कि सीधे साक्षात ईश्वर से था। इधर उनके जोड़ीदार बलिया यूपी के बीरेन सिंह धुरान भी माथे पर पगड़ी बांध मूंछों पर ताव देकर ललकारते, तो 80 साल के बूढ़ों की बंद पड़ी धमनियों में रक्त का संचरण अपने आप बढ़ जाता था। ये जोड़ी पूरे भोजपुरिया जगत में प्रसिद्ध थी। इन दोनों के चाहने वालों की लिस्ट में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार भी शामिल थे और इन गायत्री धुरान नामक दो घरानों ने भोजपुरी के सैकड़ों गायक दिए। ये परंपरा आज बटवृक्ष का आकार ले चुकी है। फिर आते हैं भोजपुरी की मोहिनी परंपरा में। धीरे धीरे समय बदला। 80 का दशक आया। मुन्ना सिंह और नथुनी सिंह का दौर चला। भला कौन होगा जिसे एक गाना याद न होगा।
जब से सिपहिया भैले हवलदार हो, नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, तब टेप रिकॉर्डर और ऑडियो कैसेट मार्केट में आ चुकी थी। शहरों से निकलकर गांव-गांव तक इनकी पहुंच आसान हो चुकी थी। उस समय कैसेट गायकों को बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता था, क्योंकि गायक बनना आसान नहीं था और कैसेट कलाकार बनना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तब वीनस और टी सीरीज जैसी म्यूजिक कंपनियां कलाकारों को बुलाकर खुद रिकॉर्डिंग कराती थी और ये म्यूजिक कंपनियां उन्हीं गायकों का कैसेट बनाती थी जिनकी आवाज में कुछ खास होता था, जिनको 2-4 हजार लोग जानते पहचानते थे। शायद इसी वजह से जिस गायक का बाजार में कैसेट होता था उसका मार्केट टाइट रहता था। उसे फटाफट दूर दूर से प्रोग्राम के ऑफर भी आने लगते थे। बाकी लोग उससे हड़कते थे, अरे मर्दे कैसेट के कलाकार हवन दूर रहा। उसी समय कुछ अच्छे गाने वाले बिहार में शारदा सिन्हा जी का गाना आया, पटना से बैदा बोलाईदा हो नजरा गैली गुइया। जब कुसुमावती चाची सुनती तो उनका चेहरा ऐसे खिल जाता मानो किसी ने उनके दिल की बात कह दी हो, या हम कहें तो किसी ने उनका दिल जीत लिया हो। उसी दौर में भरत शर्मा व्यास भी आए। भरत शर्मा व्यास जी भी गाते थे, कबले फीची गवनवा के छाड़ी हमके साड़ी चाही। तो बलिया जिला के रेवती गांव के गवना करा के आई मनोहर बो अपने मनोहर को याद करके 4 दिन तक खाना पीना छोड़ देती। वही नया नया दहेज हीरो होंडा पाया सिमंगल तिवारी का रजेसवा जब गाना के बाद ताड़ी पीने में महारत हासिल कर लेता तो कहीं दूर हॉर्न से भरत शर्मा जी की आवाज आती, बनकी धराइल होंडा गाड़ी हमार पिया मिलने जुआड़ी। फिर इन्हीं भरत शर्मा की उंगली थाम कर निकले कुछ गायक, जिनसे बलिया की शान मदन राय, गोपाल राय और रविंद्र राजू जैसे गायक निकले। आज भी प्रिय गायक गोपाल राय गाते हैं, झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवनी, ऊपरा से नीचवा से तहके सजवनी, सोनरा के सगरो दुकान लेबू का हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जान लेबू का हो। तो मन करता है कि इसी खरमास में कोई बढ़िया दिन देख कर ब्याह कर लें और तब इस गाने की अगली लाइन सुने। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी भरत शर्मा के साथ मदन राय, गोपाल राय, विष्णु ओझा भोजपुरी के सर्वकालिक लोकप्रिय गायक हैं। कोई स्टार बने या बिगड़े, न इनका महत्व कभी कम हुआ न होगा। आज भोजपुरी के संगीत में जो कुछ भी सुंदर है इन्हीं जैसे गायकों की उपज है। लेकिन आइए एक नजर इधर डाल लेते हैं। जब 90 का दशक बीत रहा था, ठीक उसी समय एकदम लीग से हटकर एक और गायक कम नेताजी ज्यादा थे आ गए। वो थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीपीएड की पढ़ाई कर रहे मनोज तिवारी मृदुल। 2 शैली यहाँ हो गई भोजपुरी में, एक भरत शर्मा व्यास वाली, दूसरी मनोज तिवारी वाली। शर्मा जी वाली शैली में अभी भी गायत्री ठाकुर और व्यास शैली का प्रभाव था, लेकिन मनोज तिवारी ने लीग बदल दी। लल्लन संगे खीरा खाली सुने प्रभुनाथ गाली, गायल मनोज से बुझाली बगल वाली जान मारेली। गायकी के इस नए अंदाज ने युवाओं के बीच धूम ही मचा दिया। धीरे धीरे इसमें स्टेज पर लेडीज डांसर के संग नृत्य का तड़का भी दिया जाने लगा और यह क्रम बहुत लंबा चला। फिर साहब आ जाते हैं सीधे 2002 में। मार्केट में ऑडियो और बीसीआर को चुनौती देने के लिए आ गई सीडी। ये सीडी कैसेट, इसका अब ये हाल हुआ कि टाउन सिटी कॉलेज से मिलिट्री साइंस में बीए करके गांव के मनोजवा करीमना चट्टी चौराहे पर सीडी की दुकानें खोलने लगे। यहाँ तक कि चट्टी के गुप्त रोग स्पेशलिस्ट सुखारी डॉक्टर के मेडिकल स्टोर पर भी फिल्म की सीडी बिकने लगी, जहाँ सुविधानुसार हर तरह की फिल्में यानी लाल, पीली, नीली किस्म की फिल्में आसानी से मिल जाती थी। मुझे याद नहीं कि नानी का गेहूं बेचकर भाड़े पर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की कितनी फिल्में देखी होंगी। तब जिनके यहाँ गांव में पहली दफा सीडी आई थी उनके यहाँ बिजली आते ही मेला लग जाता था। इस माहौल को ध्यान रखते हुए उस समय भोजपुरी की म्यूजिक कंपनियों ने एक नया ट्रेंड निकाला, वो था भोजपुरी म्यूजिक वीडियो सीडी। टी सीरीज तब भी इस मामले में नंबर 1 थी। उसने मनोज तिवारी के सुपरहिट एल्बम बगल वाली, सामने वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, पूरब के बेटा सबका वीडियो बना डाला। फिर हुआ क्या, लोग जिसे आज तक ऑडियो में सुनते थे और कैसेट के रैपर पर छपे गायक को बड़े ध्यान से देर तक देखते थे, उसे लोग वीडियो में नाचते और झूमते हुए देखने लगे। इसी चक्कर में टी सीरीज ने भरत शर्मा और मदन राय के तमाम पुराने गीतों का इतना घटिया फिल्मांकन कर दिया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वो घटिया इस मामले में कि गाने का भाव कुछ और, वीडियो में कुछ और दिखाया जाने लगा। तब तक आंधी की तरह असम से कल्पना आ गई।
एगो चुम्मा लेला राजा जी, बन जाई जतरा। बिहार के भूतपूर्व संस्कृति मंत्री विनय बिहारी जी के इस गीत ने मार्केट में तहलका मचा दिया और करीब 1 साल तक इस गीत का जबरदस्त प्रभाव रहा। इसी क्रम में डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला, सुपर स्टार राधेश्याम रसिया और सुनील छैला बिहारी को याद करने के लिए मुझे अलग से लिखना पड़ा। लेकिन आते हैं जिला गाजीपुर के दिनेश लाल यादव निरहुआ पर। बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खाला लपसी, केहू से कम न पतोहिया पिए पपसी। दिनेश लाल के इस खांटी ने अंदाज को जनता ने हाथों हाथ लिया। फिर क्या था, टी सीरीज ने झट से इस मौके को लपका और मार्केट में आ गया उनका अगला एल्बम निरहुआ सटल रहे। इस कैसेट के आते ही समूचे भोजपुरिया जगत में धूम मच गई और हाल ये हुआ कि कुछ दिन पहले महज कुछ हजार लेकर घूम घूम कर बिरहा गाने वाले दिनेश लाल यादव रातों रात स्टार बन गए। ठीक उसी समय कुलाचे भरने लगा आरा जिला का एक और सीधा साधा सा गायक, जिसकी आवाज किसी निमोनिया के मरीज की आवाज की तरह लगती थी। आज दुनिया उसको पवन सिंह के नाम से भली जानती हो, लेकिन पवन अपने शुरुआती दिनों में सबसे मरीज किस्म के गायक हुआ करते थे। शायद ईश्वर की कृपा कुछ ही सालों में पवन की आवाज में निखार और भाव आना शुरू हुआ और वो मार्केट में टी सीरीज से वीडियो सीडी लेकर आ गए। खा गई लोठलाली एकदम ऑर्केस्ट्रा के अंदाज में। मूछों वाले दुबले पतले पवन सिंह एक्टिंग और डांस के नाम पर दाएं और बाएं हाथ को हिलाते हुए गाते कि रहला वही फेरा में बहुत बड़ा बवाली। तो हम जैसे साथ में पढ़ने वाले लड़कों को भी इस बेचारे गायक पर तरस आता। लेकिन निरहुआ सटल रहे कि ऊब के बाद पवन ने मार्केट में एक नए किस्म का टेस्ट दिया। उनका एल्बम तब बजाया जाता जब लोग निरहुआ सटल रहे 2-4 बार सुनकर ऊब जाते। उधर समय बदला, निरहुआ स्टार होकर फिल्मों में चले गए। मनोज तिवारी स्टार हो चुके थे, एक के बाद एक उनकी सुपरहिट फिल्में आ रही थी। तब तक पवन सिंह फिर आ गए। कमरिया कारे लापालाप लालीपॉप लागेलू। जाहिद अख्तर के लिखे इस गीत ने मार्केट में धूम मचा ही दिया। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आज भी भोजपुरी का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत रहा, जिस पर हमें समझ नहीं आता कि गर्व करें या शर्म करें। लेकिन ठीक इसी गीत से शुरू हुआ भोजपुरी संगीत का पवन सिंह युग उर्फ लॉलीपॉप युग, जो लगातार 5 साल तक अनवरत चलता रहा। देखते ही देखते पवन ने म्यूजिक का ट्रेंड ही बदल दिया। एकदम बम्बैया सॉलिड डीजे टाइप का म्यूजिक और हर एल्बम में हर वर्ग के लिए हर किस्म के गाने गाए। ये दौर चला कि नवरात्र हो या सावन, होली हो या चैता, जहां भी जाइए बस पवन सिंह नहीं तो पवन सिंह टाइप के गाने। हाल ये हुआ कि भोजपुरी मने पवन सिंह हो गया। पवन ने कुछ साल तक एक छत्र राज किया और झट से फिल्मों में मनोज तिवारी निरहुआ के बाद तीसरे गायक अभिनेता हो गए और उनकी फिल्में आई रंगली चुनरिया तोहरे नाम। इसके बाद पवन की स्टाइल में कुछ बाल गायक भी पैदा हुआ, जैसे कलुआ और सनिया, लगाई देही चोलिया के हुक राजा जी और ओही रे जगहिया दांते काट लेहले राजा जी। ये 1 साल तक खूब बजा, जिसका असर ये हुआ कि बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटी को पढ़ाई छुड़ा के अश्लील गायक बनाने लगे। खेत बेच करके एल्बम की शूटिंग की जाने लगी, क्योंकि अब लोगों के दिलों में ये बात समा गई कि एक बार बेटा चमक गया तो हम जीवन भर बैठ कर खाएंगे। इधर पवन के फिल्मों की तरफ आने के बाद कुछ ही साल में आ गए सिवान से खेसारी लाल यादव। एकदम देसी अंदाज, शादी ब्याह में औरतों के गाए जाने वाले गीतों की धुन उन्हीं के अंदाज में, बस जरा अश्लीलता की छौंक और गवनाई का तड़का। अब तक जो पवन सिंह ने भोजपुरी को धूम धड़ाका और डीजे में बदल दिया था, उसे खेसारी लाल ने एकदम देहाती संगीत यानी झाल ढोलक बैंजो क्लियोरनेट वाले युग की तरफ मोड़ दिया। इस मुड़ाव के बाद हुआ क्या कि 5 साल से रस परिवर्तन खोज रही जनता ने इन्हें भी हाथों हाथ ले लिया। कौन ऐसा भोजपुरिया कोना होगा सैया अरब गोइलेना नहीं बजा होगा। कौन ऐसा रिक्शा ठेला जीप बस ट्रक वाला नहीं होगा जो खेसारी के इन गीतों से अपनी मेमोरी को फुल न कर लिया हो। इधर कुछ सालों में फिर समय बदला। मनोज तिवारी निरहुआ पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, कलुआ सब फिल्मी दुनिया के हीरो हो गए और इस ट्रेंड ने स्ट्रगल कर रहे भोजपुरिया गायकों के दिमाग में एक बात भर दिया कि गायकी में हिट तो फिल्म में फिट। अब हर भोजपुरी गायक खुद को गायक नहीं हीरो मानने लगा। इधर ऑडियो गया, वीडियो सीडी गया, हाथों हाथ आ गया स्मार्टफोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, डाउनलोड और डिलीट।
15 सेकंड के शॉर्ट्स वीडियोज और रील का जमाना। इसी चक्कर में भोजपुरी की म्यूजिक इंडस्ट्री भी एकदम बदल गई। कई छोटी म्यूजिक कंपनियां बिक गई। कारण बस ये कि आज हर जिले में 1 दर्जन म्यूजिक कंपनी है तो 1.5 दर्जन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिनमें हर जिलों के हजारों भोजपुरी गायक गा रहे हैं तो करीब लाख अभी रियाज कर रहे हैं। हर गांव में 25 गायक अभिनेता हैं जो 1 घंटे में हिट होकर मनोज, निरहुआ, पवन और खेसारी की तरह मोनालिसा के कमर में हाथ डालना चाहते हैं। इस हीरो बनने के चक्कर में इनके गाने सुनिए तो वो सीधे संभोग से शुरू होते हैं और संभोग पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। यानी तेल लगा के गरमाता तो साकेत बाए राजा, ये छोटी सी वानगी भर है। यूट्यूब खोलिए तब आपको पता चले कि जो जितना नीचे गिर सकता है उतना ही वो सुपर हिट है। सभी अश्लीलताओं का एकमात्र ही कारण है वो भी व्यूज। आज भोजपुरी में सफलता का मानक मिलियन व्यूज बन गया है। किसका कौन सा गाना कितनी देर यूट्यूब इंडिया के टाइमलाइन पर ट्रेंडिंग में है ये तय कर रहा है। किस गीत पर कितने मिलियन शॉर्ट्स, वीडियोज और रील बन रहे हैं ये कर रहा है। और इस मिलियन व्यूज की सत्ता उन लोगों के हाथ में चली गई जो सामान्यतः अनपढ़ हैं। इन्हें न भोजपुरी की लोक संस्कृति का ज्ञान है, ना ही संस्कारों का, ना ही अपने घर से डर है, ना ही समाज से। इनके लिए हर हाल में व्यूज महत्वपूर्ण है। इस खेल में पहले सिर्फ टी सीरीज और वीनस थी, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट इसमें कूद पड़े हैं। सबको हर हाल में व्यूज चाहिए। इनको हर हफ्ते गाने बनाने हैं, हर हफ्ते चैनल के एंगेजमेंट बढ़ाने हैं, तो हर हफ्ते नया मसाला चाहिए। इसलिए अब सारी बड़ी कंपनियां उसी गीत संगीत में पैसा लगाना चाहती हैं जो इंटरनेट पर जल्दी जल्दी पॉपुलर हो जाए। जिसको अपना यूट्यूब चैनल बड़ा करना है उसकी जरूरत ये भोजपुरी स्टार पूरी करते हैं। आज एक एक गीत गाने के 3 से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। म्यूजिक कंपनियों की चांदी का समय अब आया है। इस कंपटीशन में एक गाने में 10-10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। यूट्यूब पर ताजा खेसारी का गीत चाची के बाची और खेसरिया के बेटी इसी व्यूज के भेड़िया धसान से निकली एक घटना है। भोजपुरी के 1 लाख गायक जो स्टार बनने का सपना पाले हुए हैं वो यही काम कर रहे हैं। व्यूज लाने के लिए कुछ भी गाने और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाय, ये महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा, शारदा सिन्हा, मदन राय और गोपाल राय की भोजपुरी का क्या हो गया। लेकिन समाधान कैसे होगा? जी, समाधान तो तब होगा जब इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं के हथियारों से इन्हीं के खिलाफ इनसे लड़ना होगा। लेकिन लड़ाई कैसे होगी? महज 2-4 लोग इन लाखों का सामना कैसे करेंगे? ये भी हो सकता है, लेकिन कौन समझाने जाए कि हर जिले में बने उन भोजपुरी अस्मिता के तथाकथित संगठनों जिनमें दूर दूर तक एकता नहीं है, कोई किसी के प्रयास को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दरअसल इनकी गलती भी नहीं है। भोजपुरी के नाम पर बने ये संगठन छठ घाट पर भोजपुरी की अस्मिता से ज्यादा व्यक्तिगत राजनीति चमकाने वाली दुकान बनकर रह गए हैं। तथाकथित भोजपुरी बुद्धिजीवियों और भोजपुरी अनपढ़ गायकों की संयुक्त मार से ये घायल हैं। ये बुद्धिजीवी ये समझते हैं कि समस्त भोजपुरी बेल्ट की जनता उन्हीं की तरह बुद्धिजीवी है। ये अनपढ़ जाहिल ये समझते हैं कि यही बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख हैं। चाची के बाची में क्या बुराई है? अब चाची के बाची वालों ने अपनी बर्बादी की तरफ कदम रख दिया है, लेकिन उनको रिप्लेस कौन करेगा? ये कैसे होगा? किसी को पता नहीं। ये अलग विषय है जिस पर एक अलग से कहानी लिखी जाएगी। बस आपको और हमको सबको मिलकर बेहतर और साफ सुथरा कंटेंट प्रमोट करना होगा, क्योंकि आज भी अच्छा सुनने वालों की कमी नहीं है। वरना भोजपुरी तो अश्लीलता का पर्याय बन चुकी है। जब अश्लीलता ही परोसी जाएगी तो इसमें श्रोता और दर्शक का कोई दोष नहीं होगा, बल्कि वो भोजपुरी से प्यार करता है। वो अपनी लोक कलामाटी पर मर मिटने की ललक रखता है, इसलिए वो मजबूरी में भी सुनता है, देखता है और समझता है। और आज नहीं तो कल जब भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो जाएगी तो फायदा क्या होगा? जब भोजपुरी में भोजपुरी गायब हो जाएगी, भोजपुरी के नाम पर सिर्फ अश्लीलता और हवश परोसी जाएगी, शरीर से आत्मा ही निकाल ली जाएगी, शिष्टता, आचरण, संस्कार, आचार विचार सब कुछ गायब हो जाएगा, तो हम इस लाश को लेकर क्या करेंगे? इसलिए सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, साथ आएं और अपने संस्कार, संस्कृत, शिष्टता, सभ्याचार को बचाएं। जागरूकता
जागरूकता फैलाएं। भोजपुरी के इस रूप में इन दुर्बुद्धियों के तरफ से की गई हत्या और बदले में परोसी गई अश्लीलता सिर्फ अश्लीलता है, इसे दरकिनार करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जमकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दूसरे को साझा कर अपनी संस्कृति को बचाएं। यह एक प्रोग्राम नहीं बल्कि अभियान है। इससे जुड़े लोगों में जागृति लाएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।